Dr. C.V. Raman University. नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस, डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम क्षेत्रीय परिदृश्य के महत्व पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रस्तावना, उद्देश्य, क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व, उसका एक परिचय, क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेषताएं एवं प्रकृति, क्षेत्रीय परिदृश्य की उपयोगिता एवं महत्व, उसमें परंपरागत भारतीय शोध तथा भारतीय समाजशास्त्र, क्षेत्र दृष्टि एवं भारतीय दृष्टि, वर्तमान और अतीत के बीच संवाद, अतीत के अध्ययन पर बल, वर्तमान के अध्ययन पर बल, वर्तमान और अतीत के अध्ययन के बीच संवाद पर बल एवं सारांश, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रस्तावना से। प्रिय शिक्षार्थियों, पिछली इकाई में आपने भारतीय समाज के क्षेत्रीय दृष्टिकोण को समझा था। आपने जाना था कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां क्षेत्रीय स्तर पर जीवन शैली, भाषा, पहनावा, खान पान और सामाजिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन विविधताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि समाज केवल एक रूप नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र की अपनी विशेषता और पहचान और संस्कृति होती है। इस इकाई में हम आगे बढ़ते हुए क्षेत्रीय परिदृश्य के महत्व को समझेंगे। हम जानेंगे कि क्षेत्रीय अध्ययन समाजशास्त्र में क्यों आवश्यक है, यह अध्ययन कैसे समाज को गहराई से जानने में मदद करता है और किस प्रकार से यह सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ता है। यह इकाई आपको सामाजिक यथार्थ को समझने के नए द्वार खोल कर देगी और आपको समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने में सक्षम बनाएगी। उद्देश्य। प्रिय शिक्षार्थियों, इस इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्नलिखित पहलुओं को समझेंगे, जैसे कि क्षेत्रीय विविधताओं और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को समझना, भौगोलिक विशेषताओं और संसाधनों के महत्व को पहचानना, क्षेत्रीय विकास के लिए प्रभावी नीतियां और योजनाएं बनाने की प्रक्रिया जानना, क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व, उसका एक परिचय देखते हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जो समाज को समझने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन, सहभागिता और वास्तविक अनुभव पर आधारित है। यह केवल किताबी ज्ञान या सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के जीवन और वास्तविक पहलुओं को गहराई से समझने पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण में शोधकर्ता समाज के बीच रहकर उनकी संस्कृति, परंपराएं, व्यवहार और सामाजिक संरचनाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां सामाजिक संरचनाएं और जीवन शैली क्षेत्र विशेष में भिन्न होती हैं, क्षेत्रीय परिदृश्य विशेष रूप से उपयोगी है। यह स्थानीय संदर्भों, भाषा, सांस्कृतिक मूल्यों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, किसी गांव की सामाजिक संरचना या शहरी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रभाव को समझने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है। यह समाज को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर विश्लेषण करता है। क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेषताएं एवं प्रकृति। प्रिय शिक्षार्थियों, किसी भी परिदृश्य का महत्व उसकी प्रकृति और विशेषताओं में निहित होता है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के महत्व को समझने से पहले यह आवश्यक है कि इसकी विशेषताओं और इसकी प्रकृति को समझ लिया जाए। इस दृष्टि से भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य की प्रमुख विशेषताएं और उसकी प्रकृति निम्नलिखित है। पहला, वैज्ञानिक। क्षेत्रीय परिदृश्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसका कारण यह है कि जितने भी क्षेत्र कार्य किए जाते हैं, वे सामाजिक वैज्ञानिक विधियों की सहायता से किए जाते हैं तथा उनमें अवलोकन, परीक्षण तथा पुनः परीक्षण को महत्व दिया जाता है। आधुनिक विज्ञान की जो भी पद्धतियां हैं, इनका प्रयोग क्षेत्र कार्य में किया जाता है। इसके साथ ही तथ्यों का व्यक्तिगत परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार क्षेत्रीय परिदृश्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरा, अवलोकन। क्षेत्रीय परिदृश्य में अवलोकन का महत्व होता है। शोधकर्ता अपने शोध क्षेत्र में स्वयं निवास करता है तथा अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का निरीक्षण तथा परीक्षण करता है। विषय के अनुसार अवलोकन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन और तीसरा अर्ध सहभागी अवलोकन। वस्तुनिष्ठ। क्षेत्र कार्य की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। इसका कारण यह है कि इस विधि के द्वारा
शोधकर्ता शोध क्षेत्र में स्वयं जाता है तथा वैज्ञानिक विधियों और वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से स्वयं जानकारी का संग्रह करता है। अतः जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। चौथा, कार्य कारण संबंध। क्षेत्र कार्य के माध्यम से जो अध्ययन किए जाते हैं उनमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती, अर्थात समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनका कारण क्या है, घटनाओं में परिवर्तन से कार्यों की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार क्षेत्र कार्य समाज की घटनाओं के गुण दोषों पर आधारित होता है। पांचवा, प्राथमिक स्रोत। क्षेत्र कार्य में तथ्य संकलन के दो स्रोतों से होता है, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। द्वितीयक स्रोतों से तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, वे इतने विश्वसनीय और प्रामाणिक नहीं होते जितने प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्य होते हैं, इसलिए क्षेत्र कार्य से प्राप्त जानकारी को अधिक प्रामाणिक माना जाता है। छठवां है परीक्षण। क्षेत्र कार्य से जो जानकारी प्राप्त होती है उनका परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी विशेष क्षेत्र में गरीबी के अध्ययन को दोबारा जांचा परखा जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्र का परीक्षण और पुनः परीक्षण योग्य होता है। सातवां, विश्वसनीय। क्षेत्र कार्य विश्वसनीय होता है, इसका कारण यह है जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वे सत्य तथा प्रामाणिक होते हैं। इस प्रकार क्षेत्र कार्य की प्रकृति विश्वसनीय होती है। क्षेत्रीय परिदृश्य सामाजिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह समाज की जटिलताओं को गहराई से समझने और सामाजिक नीतियों को लागू करने में सहायक है। किसी भी समाज में जानने के दो आधार होते हैं, पहला उस समाज के बारे में लिखित साहित्य को पढ़कर और दूसरा उस समाज में जाकर उस समाज का अध्ययन कर। लिखित साहित्य को पाठ्य परिदृश्य कहते हैं तथा उस समाज के व्यक्तिगत किए गए अध्ययन को क्षेत्रीय परिदृश्य कहते हैं। इन दोनों परिदृश्यों में क्षेत्र परिदृश्य का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो निम्न प्रकार है। पहला, क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से समाज के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्राप्त की जाती है, अतः यह जानकारी प्रामाणिक होती है। दूसरा, क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व इसलिए है क्योंकि यह मानव ज्ञान में वृद्धि करता है, साथ ही प्राप्त ज्ञान का परीक्षण एवं पुनर्अवलोकन करता है। तीसरा, क्षेत्रीय परिदृश्य नई अवधारणाओं के विकास में मदद करता है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने क्षेत्र कार्य के माध्यम से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया था तथा ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण की अवधारणाओं को जन्म दिया था। चौथा, क्षेत्रीय परिदृश्य नए सिद्धांतों की खोज में मदद करता है। आज भारतीय समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस परिवर्तन के कारण परंपरागत भारतीय संस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था तथा धार्मिक मान्यताओं में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। आज जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण ही जातिवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास हुआ है। परिवार में परिवर्तन के कारण विवाह की पवित्रता का विघटन हुआ है और लिव इन रिलेशनशिप के नए सिद्धांत का जन्म हुआ है। इस प्रकार क्षेत्र परिदृश्य के माध्यम से समाज में नए सिद्धांतों का जन्म और विकास होता है। पांचवा, सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी क्षेत्रीय परिदृश्य की अहम भूमिका होती है। भारतीय समाज आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं में गरीबी, अशिक्षा, असमानता आदि मुख्य हैं। इन समस्याओं के समाधान का एक ही रास्ता है और वह रास्ता है क्षेत्रीय परिदृश्य का। क्षेत्र कार्य के माध्यम से समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है तथा इसके कारणों के समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी समाज को जानने में पाठ्य परिदृश्य की तुलना में क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व अधिक होता है। क्षेत्रीय परिदृश्य के महत्व को अब देखते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, क्षेत्रीय परिदृश्य भारतीय समाज का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है, पहला ऐतिहासिक और दूसरा गैर ऐतिहासिक, अर्थात स्थितिक व गतिशील अध्ययन। स्थितिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रकार क्षेत्रीय अध्ययन है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य की विवेचना पूर्व में किया जा चुका है। अब भारतीय समाज के संदर्भ में क्षेत्रीय परिदृश्य के महत्व का अध्ययन, इसकी प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताओं, आधार, लक्षण, प्रकार तथा उपयोगिता आदि के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। पहला, परंपरागत भारतीय शोध तथा भारतीय समाजशास्त्र। आधुनिक समाजशास्त्र में अनेक दृष्टिकोण, उपागम और विचारधाराएं उभरी हैं। आज समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम विस्तृत हुआ है और शोध के क्षेत्र में नए नए विषय शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ यह भी आवश्यक हो गया है कि हम प्राचीन ग्रंथों और भारतीय संस्कृति को समाजशास्त्रीय अध्ययन में उचित स्थान दें। इस इकाई में हम यह जानेंगे कि भारतीय परंपरागत स्रोतों की समाजशास्त्र में क्या भूमिका है,
इससे जुड़ी समस्याएं क्या है और इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। अध्ययन की कुछ समस्याएं गिनाई जा सकती हैं। कौन से क्लासिकल ग्रंथों के आधार पर भारत में समाजशास्त्र की विचार पद्धति खड़ी हो जाए। हिंदू जीवन दर्शन की प्रधानता अथवा अरब मूल के ग्रंथों को भी सामंतवादी स्थान दे। प्राचीन ग्रंथों के बारे में कौन से विचार लें और किसे छोड़ दे। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का समाजशास्त्र से कुछ लेना देना है या नहीं, या गौ मांस भक्षण ब्राह्मणों की स्थिति पर समाजशास्त्री किस ग्रंथ का सहारा ले। विद्वानों के मतभेद में समाजशास्त्री कैसे निपटे। समाजशास्त्र के गणितीय या कंप्यूटर युग के आकड़न आधारित विवेचन में भारतीय विद्या के ऐतिहासिक भाष्य मूल ग्रंथ के स्रोत काम नहीं दे पाते, उलझन बढ़ाते हैं। प्राचीन क्लासिकल रचनाएं मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्ग की रचनाएं हैं। इन पर आधुनिक लेवल सवर्ण मनुवादी विचार का पोषक एवं दलितों के प्रति अस्पृश्यता होने का पूर्वाग्रह लेखन कहा जाता है। इन ग्रंथों के कारण सामाजिक विषमता को नैतिक बल मिलता रहा। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है, प्राचीन क्लासिकल कृतियों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसके अधिक उपयोग से समाजशास्त्र का भारतीयकरण, अध्यापन और अनुशासन का विकास होगा। शास्त्रीय आधार अध्ययन पर परंपरागत समृद्धवान होने के बावजूद इसकी क्षीण धारा समाजशास्त्री क्षेत्र में प्रयुक्त मिलती है। सन 1960 से 70 के दशक में विदेशी समाजशास्त्री अलबत्ता शास्त्रीय प्राचीन भारत विद्या की ओर अधिक आकर्षित रहे। प्रोफेसर लुई डूमा एवं पोकोक ने कहा, भारतीय समाजशास्त्र के सही विकास की पहली शर्त उसके और प्राचीन भारत विद्या के बीच उचित संबंध स्थापित करना है। भारत के लिए समाजशास्त्र की परिकल्पना पर निरंतर चलाई गई चर्चा और बहसों का अवलोकन दृश्य वह है जो एक तरफ स्वतंत्रता पश्चात तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, समाजशास्त्र का अपना भारतीय परिवेश के अनुरूप संस्करण के आग्रह से पूर्ण था। दूसरी ओर सर्वदेशिक समाजशास्त्र के अध्ययन पर जोर, अतः वर्तमान समाज शास्त्रीय संदर्भ मध्यम मार्ग अधिक स्वीकार्य है। पश्चिमी विचारकों के प्रति स्वागत भाव है और आनंद कुमार स्वामी, पी.वी. मुखर्जी आदि अनेक लोगों के भारत विद्या के सामाजिक संदर्भ में विवेचन दृष्टि को भी सम्मिलित करना। समाजशास्त्र में शास्त्रीय पृष्ठभूमि को संस्कृति शास्त्री मात्र नहीं बने रहना पड़ा। हाल के वर्षों में अधिक वैज्ञानिक सुस्पष्ट परिभाषित समाजशास्त्र की रूपरेखा भारत में विकसित हो चुकी। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने अध्ययन की विचार पद्धति को इस तरह विभाजित किया है। वर्तमान में समाजशास्त्री विचार पद्धति या संदर्भ का प्रभाव है। तुलनात्मक ऐतिहासिक विचार पद्धति, दार्शनिक समाजशास्त्री विचार पद्धति, तार्किक दार्शनिक विचार पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचार पद्धति, सांख्यिकी प्रत्यक्षवादी विचार पद्धति। हम क्लासिकल एवं अनुभाविक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के महत्व की व्याख्या करना चाहें तो एक सूत्र पीछे यानी अतीत मूलक होगा, जबकि दूसरा सांख्यिकी उच्च पद्धतियों के निरंतर समावेश का आग्रही प्रशिक्षक समाजशास्त्री उन्मेष है। भारतीय समाज एकता में अनेकता का सूत्र है। एक अरब की आबादी पार कर जाने वाला 21वीं सदी का भारत बहुलवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाए रखने वाला देश है। यहाँ राष्ट्र राज्य के एथनिक के झगड़े, सांप्रदायिकता की भारी उमाद के बीच शांति और सुलह, एकता में अनेकता और इसके विलोम में जमी हुई है। ढेर सारी विषमताओं अंतरों के बावजूद हमें भौगोलिक पर्यावरण के साथ धर्म के स्थानीय रूपों को भी देखना पड़ेगा। 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस, कारगिल युद्ध, कश्मीर समस्या के पीछे आहत और समर्पित भावनाएं शास्त्रीय विचार के आगे पीछे रहकर समझनी पड़ेगी। श्रीनिवास कहते हैं कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। संस्कृति के श्रेष्ठ और निम्न होने की समस्या यूरोप जैसी नहीं है। धार्मिक व्यवहार निजी है तो इनकी सामूहिक अभिव्यक्ति भी होती है। भाषा का फैलाव है, आधे देशवासी एक से अधिक भाषाएं जानने लगे हैं। राज्यों का नया नाम अलबत्ता क्षेत्रीयता से पीड़ित है, परंतु इससे लोगों की भलाई है। दूसरा, भारतीय समाज के अपने अंतर विरोध हैं। हर समाज में अनेक उपद्रवी शक्तियां होती हैं। वे दंगे, फसाद, तनाव बढ़ा देती हैं और दलित बनाम स्ववर्ण, अयोध्या बनाम पूरा तथाकथित प्रगतिशील चेहरा भारत में कौन प्रजाति
पहले वासी। दक्षिण का ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि उत्तर का बनारसी पंडित। ढेर सारे अंतर विरोध क्लासिकल बनाम आधुनिक विमर्श में समाहित होते हैं। वर्णाश्रम, जाति, संस्कार, विवाह का आज किन अर्थों में सदुपयोग है? क्या जातियां राजनीतिक गोलबंदी और वोट बैंक बनाती जा रही हैं? शिक्षा ने भारतीय समाज को जोड़ा नहीं तोड़ा है। गरीब, दलित और अमीर शहरी सभी चेहरे पर बढ़ती नफरतें समाजशास्त्र के नए संदर्भ हो सकते हैं। कारण आधुनिक व्याख्याएं करते जाने से पुरानी चीजें भी नवीन अर्थ ग्रहण कर समाधान देती हैं। 21वीं सदी के भारत की सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं के रूप में भारतीय समाजशास्त्र विकसित हो गया है। अनेक समाजशास्त्रियों ने कहा था कि यहाँ भारत की सांस्कृतिक सामाजिक वास्तविकता के संदर्भ में विश्लेषण का कोई पैराडाइज नहीं है। समाजशास्त्र पाठ्यक्रम की स्नातक स्तरीय विषय वस्तु के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आधारभूत अवधारणाओं के परीक्षण हो सकते हैं। नई अवधारणाएं सामने हैं। उदारीकरण आर्थिक से कहीं ज्यादा सामाजिक उथल पुथल का कारण बन गया है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह 1970 ने स्वतंत्रता पूर्व समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को बताते हैं। जाति लोक गाथा पर वर्णनात्मक सामग्री में वृद्धि, जाति और ग्राम समुदायों का मानव शास्त्र अध्ययन में निरंतरता, जनसांख्यिकी एवं परिस्थिति, प्रादेशिक विशेषताओं का भारतीय प्राचीन परंपरा की अनुपयता, साथ ही पश्चिमी अवधारणाओं का प्रतिरोपण पर बल, ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इसके बाद प्रोफेसर योगेंद्र सिंह समसामयिक समाजशास्त्री साहित्य के आधार पर सैद्धांतिक अनुस्थापन बताते हैं। प्रोफेसर ध्रुवे तुलनात्मक ऐतिहासिक विचार पद्धति के अगुआ अध्येय थे। प्रोफेसर के कपाड़िया भारतीय विद्या के उपयोग में विज्ञान उदात्तात्मक अनुस्थापन। प्रोफेसर AR देसाई ने प्रयोग किया। राधा कमल मुखर्जी दार्शनिक समाजशास्त्री अनुस्थापन के प्रयोगकर्ता थे। व्यक्ति मूल्य संस्था के त्रिभुजाकार समाकलन आकार अंता भारत में समाजशास्त्र के बम्बई स्कूल और लखनऊ स्कूल का भी प्रभाव मिलता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचार पद्धति प्रोफेसर श्रीनिवास प्रोफेसर दुबे के कार्य में दिखाई पड़ती है। पिछले 20 वर्षों में इस परिवर्तनशील पैराडाइज की नई कोटियां समझनी आवश्यक है। क्षेत्र दृष्टि एवं शास्त्रीय दृष्टि। प्रिय शिक्षार्थियों, भारतीय समाजशास्त्र को समझने के लिए दो मुख्य दृष्टिकोण रहे हैं। पहला शास्त्रीय दृष्टिकोण यानी ग्रंथों, परंपराओं, सांस्कृतिक ज्ञान पर आधारित समझ। क्षेत्र दृष्टि यानी ग्रंथों, जातियों और समाज की जमीन से जुड़े वास्तविक अनुभव पर आधारित अध्ययन। सन 1950 के दशक में गांवों पर किए गए क्षेत्रीय अध्ययन से समाजशास्त्र की दिशा बनी। इसके बाद कई समाजशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि समाज को समझने के लिए केवल एक तरीका पर्याप्त नहीं, बल्कि शास्त्रीय और क्षेत्रीय दोनों दृष्टिकोण को साथ लेकर चलना चाहिए। श्रीनिवास जैसे विद्वानों ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाओं को ग्रंथों और फील्ड स्टडी दोनों के आधार पर विकसित किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि समाजशास्त्र को बेहतर बनाने के लिए दोनों दृष्टियों का मेल जरूरी है। नरेंद्र सिंधी ने यह सवाल उठाया कि क्या भारतीय समाजशास्त्रियों ने भारत के पुराने ज्ञान और लोक परंपराओं को ठीक से समाजशास्त्री नजरिए से देखा है। उनके अनुसार समाज को सही ढंग से समझने के लिए शास्त्रों की जानकारी और लोगों के बीच जाकर अनुभव करने दोनों की जरूरत है। भारत में जाति और गांव का अध्ययन समाजशास्त्र का मुख्य विषय रहा। हालांकि हर जाति या हर गांव को विस्तार से जानना संभव नहीं, फिर भी प्रयास यही रहा कि इन दोनों के बीच के संबंधों को समझा जाए। आज के समय में क्षेत्रीय अध्ययन के तरीके भी बदल गए हैं। पहले समय और मेहनत लगाकर फील्ड वर्क होता था। अब तकनीक की मदद से इंटरनेट, फोन और ऑनलाइन तरीके से जानकारी तुरंत जुटाई जाती है। गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो गई है और गांव अब सूचना क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं। अब शोध संस्थाएं, NGO और सरकार भी पुराने फील्ड वर्क से आगे बढ़कर तकनीकी साधनों से समाज का अध्ययन कर रही है। आज की दुनिया में डेटा तुरंत इकट्ठा कर लिया जाता है और उसका विश्लेषण भी तेजी से हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम पुराने शास्त्रीय ज्ञान को पूरी तरह ना छोड़ें। हमें दोनों दृष्टियों, शास्त्रीय परंपरा और क्षेत्रीय अध्ययन का संतुलित उपयोग करना चाहिए। तभी समाज को गहराई से समझा जा सकता है और समाजशास्त्र को मजबूत आधार मिल सकता है। वर्तमान और अतीत के बीच संवाद। भारतीय समाज को समझने की दिशा समाजशास्त्र का मुख्य विषय है। समाज को समझना
प्रिय शिक्षार्थियों, लेकिन सवाल यह उठता है कि समाज को कैसे समझा जाए, खासकर भारतीय समाज को, जो बहुत बड़ा है, बहुत तरह की विविधताओं से भरा है और जिसका इतिहास भी हजारों साल पुराना है। समाज को समझने का काम केवल समाजशास्त्री नहीं करता, कई और विषय भी समाज का अध्ययन करते हैं, जैसे मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इसको समझते हैं। हर विषय अपने अपने तरीके से समाज को देखता है, लेकिन सभी का उद्देश्य यही होता है कि समाज को बेहतर तरीके से जाना जा सके। समाजशास्त्र का काम सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझना है और यह जानना कि वे आज के समय में समाज के लिए कितने जरूरी हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, भारतीय समाज को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, भारत का अतीत का समाज, दूसरा भारत का वर्तमान का समाज। अब सवाल यह है कि क्या समाज को इन दो हिस्सों में बांटकर समझना सही है? क्या अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या केवल वर्तमान को देखकर हम समाज को पूरा समझ सकते हैं? इन्हीं सवालों पर समाजशास्त्रियों ने बहुत सोच विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अतीत और वर्तमान के बीच बातचीत, संवाद जरूरी है। इसी सोच के आधार पर भारतीय समाज को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया, जिनकी जानकारी हम आगे के भागों में देखेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों हम अतीत के अध्ययन पर बल को समझेंगे। भारतीय समाज बहुत पुराना है, इसका इतिहास करीब 7000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इस लंबे समय में समाज में कई बदलाव हुए, कई उतार चढ़ाव आए। अगर हमें आज के भारतीय समाज को सही तरीके से समझना है तो हमें इसके अतीत को जरूर देखना होगा। भारत का अतीत जानने के लिए हमारे पास कई लिखित स्रोत मौजूद हैं, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, धर्म ग्रंथ, शिलालेख, विदेशी यात्रियों के विवरण, अरबी और फारसी साहित्य, पुराने संस्मरण और ऐतिहासिक दस्तावेज। वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं और ये भारत में ही लिखे गए हैं। भारत का प्राचीन साहित्य बहुत ही समृद्ध और व्यापक है। इस कारण भारत को जानने के लिए इसका साहित्य, संस्कृति, दर्शन, कला और शासन प्रणाली समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अतीत का अध्ययन? प्रिय शिक्षार्थियों, समाजशास्त्रियों का मानना है कि आज जो भारतीय समाज की संरचना और व्यवस्था है वह पूरी तरह अतीत का ही परिणाम है। मतलब आज का समाज वैसा है इसलिए है क्योंकि अतीत में अनेक विकास की नींव रखी गई है। इसलिए अगर हम आज के समाज को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें उसका इतिहास जानना ही होगा। प्रिय शिक्षार्थियों, कौन कौन से विषय समझने के लिए अतीत जरूरी है? भारतीय दर्शन और मूल कर्मकांड, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी धारणाएं, जाति व्यवस्था और जजमानी प्रणाली, रिश्ते, विवाह और परिवार की परंपराएं, नातेदारी का संगठन। जिन विद्वानों ने अतीत को समझने पर जोर दिया, इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं। पहला, निर्मल कुमार बोस, लुई डूमा, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, पी.के. चट्टोपाध्याय, एल.सी. रॉय, जी.एस. धुर्वे आदि। इन सभी ने माना कि आज का समाज अतीत की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि पहले बताया गया है, 1950 तक यह माना जाता था कि भारतीय समाज को समझने के लिए उसका अतीत जानना जरूरी है। लेकिन 1950 के बाद कुछ समाजशास्त्री सामने आए जिन्होंने कहा कि आज के भारतीय समाज को समझने के लिए हमें उसके वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। इस सोच के प्रमुख विद्वान मेलोनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। इनका कहना था कि इतिहास पर आधारित अध्ययन पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं होते, इसलिए उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विविधताओं से भरे समाज को केवल अतीत के सहारे समझना मुश्किल है। भारत का एक व्यवस्थित इतिहास नहीं है, बहुत सारे तथ्य केवल अंदाजों पर आधारित है, उनमें परीक्षण और निरीक्षण की कमी है। भारतीय विद्वान मजुमदार और मदन ने भी यही कहा कि ऐतिहासिक पद्धति से समाज का अध्ययन करना केवल कल्पनाओं तक ही सीमित रहता है। इसलिए 1950 के बाद क्या हुआ? अब समाजशास्त्री ने वर्तमान समाज को समझने पर बल दिया। इस पे उन्होंने फील्ड वर्क, मैदानी अध्ययन की ओर रुख किया। उन्होंने गांवों, जातियों, परिवारों, रिश्ते और सामाजिक व्यवस्था पर सीधे जाकर अध्ययन किया। वर्तमान अध्ययन से जुड़े प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे एस.सी. दुबे, भारतीय समाज का उन्होंने अध्ययन किया। आर.पी. देसाई, इन्होंने महुआ में परिवार के कुछ पहलुओं पर जोर दिया। एम.एन. श्रीनिवास, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, जाति और अन्य विषय पर इन्होंने अपने बहुत सारे अध्ययन किए।
D.N. मजुमदार भारतीय गांव में जाति और संचार 1958 में इस पे अध्ययन किया इन्होंने। मैकियम मेरिट ने बहुत सारे गांवों पे अध्ययन किया। इन विद्वानों ने सीधे समाज के अंदर जाकर उनके वर्तमान रूप को समझने का प्रयास किया। आज भी ज्यादातर समाजशास्त्री शोध इन्हीं तरीकों पर आधारित होते हैं। अंत में 3 दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। पहला दृष्टिकोण, अतीत को जानकर ही समाज को समझा जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण, केवल वर्तमान को समझने से ही समाज को नहीं सही तरीके से समझा जा सकता है। तीसरा दृष्टिकोण मिश्रित रहा, जो समाज को सही तरह से समझने के लिए अतीत और वर्तमान दोनों का अध्ययन जरूरी है, इस पर बल देता है। या तीसरा दृष्टिकोण सबसे संतुलित और व्यवहारिक माना गया। अब हम देखते हैं वर्तमान और अतीत के अध्ययन के बीच संवाद पर बल। समाजशास्त्र के कई विद्वानों ने यह माना कि केवल अतीत या केवल वर्तमान को जानकर हम भारतीय समाज को पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसलिए हमें दोनों को देखना होगा। मिला जुला अध्ययन ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे हमें अधिक सटीक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले समाजशास्त्रियों का मानना है कि अतीत को जाने बिना वर्तमान को समझना मुश्किल है। अतीत और वर्तमान के बीच एक गहरा संबंध होता है, जो समाज के मूल्यांकन और सिद्धांत निर्माण में मदद करता है। प्रिय शिक्षार्थियों, विभिन्न विद्वानों की राय देखें तो उनमें प्रोफेसर R.N. सक्सेना ने कहा कि भारत में समाजशास्त्र तब तक पूर्ण और वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता जब तक उनमें थोड़ा दर्शन शामिल ना हो, जो अतीत और वर्तमान के बीच एक निरंतरता को बनाए रखता है। लुईस डुमा, D.P. मुखर्जी और M.K. सरन का विचार है कि यदि भारत के पारंपरिक संदर्भों को हटाकर समाजशास्त्र लिखा जाए तो वह अधूरा होगा। इरावती कर्वे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ओरिजिन इन इंडिया में अतीत और वर्तमान दोनों का उपयोग किया। K.M. कपाड़िया ने फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया और हिंदू किनशिप पुस्तकों में भी दोनों पहलुओं को मिलाकर विश्लेषण किया। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि अतीत और वर्तमान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। दोनों को साथ मिलाकर ही हम भारतीय समाज का वास्तविक और संतुलित अध्ययन कर सकते हैं। अब अंत में हम इस अध्याय के सारांश पर जाएंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, इस अध्याय में आपने क्षेत्रीय परिदृश्य की अवधारणा, उसके समाजशास्त्री महत्व को समझा। आपने यह जाना कि किसी भी समाज को उसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर समझने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है। इस अध्याय से आपने निम्न बातों को सीखा। क्षेत्रीय परिदृश्य समाज, संस्कृति और भौगोलिक संरचनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक ढांचे की जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान करके उन्हें दूर करने की योजना बनाई जा सकती है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित विकास हेतु क्षेत्रीय अध्ययन सहायक सिद्ध होता है। अंततः आपने यह समझा कि क्षेत्रीय परिदृश्य न केवल समाज को गहराई से समझने में मदद करता है, बल्कि विकास की नीतियों के निर्माण में भी उपयोगी भूमिका निभाता है। धन्यवाद। Dr. C.V. Raman University.